नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 4 महीने के बाद आया पीएम मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड। प्राइस संस्था की ताजा रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम आय का हुआ खुलासा। सुनीता विलियम की वापसी में देरी के चलते इसरो चीफ का आया बड़ा बयान। नीट यूजी परीक्षा के पैटर्न में नजर आए बदलाव के संकेत। जनरल उपेंद्र द्विवेदी संभालेंगे 30वें सेना प्रमुख का पदभार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 4 महीने के बाद आया रेडियो प्रोग्राम मन की बात का अगला एपिसोड आज रिलीज हो गया है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, अमरनाथ रथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की है। पीएम मोदी ने 26 जुलाई से होने वाले पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। खिलाड़ी भी अलग लेवल पर रोमांच दिखाएंगे। इससे पहले मन की बात का 110वां एपिसोड फरवरी में टेलीकास्ट हुआ था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि राजनीतिक मर्यादा के चलते लोकसभा चुनाव के दौरान 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में 10 अहम मुद्दों पर चर्चा की है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, पेरिस ओलंपिक, पर्यावरण दिवस, कुवैत रेडियो का हिंदी शो, योग दिवस, रेडियो के संस्कृत बुलेटिन की सिल्वर जुबली, अर्कू कॉफी, पुलवामा की स्नो पीस, जगन्नाथ रथ यात्रा। बता दें कि मन की बात के इस संस्करण की कल हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो भी आएगी, जिसमें इन 10 मुद्दों पर की गई बातों का विस्तृत वर्णन होगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं में 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर द्वारा किया जाता है। जैसा कि मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था, जिसकी टाइम लिमिट 14 मिनट थी, लेकिन जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया था। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया था। आइए देखते हैं अगली खबर। गैर मुनाफे वाली संस्था पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के सर्वे के ये आंकड़े सामने आ गए हैं। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19% और सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी है। हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से कम हो रहा है। दोनों समुदायों के परिवारों में यह अंतर 7 साल में 87% घटकर केवल 250 रुपए बचा है, जो 2016 में 1917 रुपए मासिक था। बता दें कि इस इकोनॉमिक थिंक टैंक ने यह सैंपल सर्वे देश के 165 जिलों के 1944 गांवों के 2,01,900 परिवारों के बीच किया है। इसमें मुस्लिम परिवारों की सालाना आय 7 साल में 2,73,000 रुपए से बढ़कर 3,49,000 रुपए हो गई है। इस दौरान हिंदुओं की आय 2,96,000 रुपए से बढ़कर 3,52,000 रुपए हो गई है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार पहले से ज्यादा कमा रहे लोगों की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर तबके की आय में तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा इजाफा हुआ है। कोविड से पहले देश के सबसे कम आय वाले 20% लोगों की देश की आय में हिस्सेदारी महज 3% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गई है। वहीं इसकी तुलना में शीर्ष 20% आय वर्ग की हिस्सेदारी 52% से घटकर 45% हो गई है। ऊपरी तबके की आय में जो हिस्सेदारी घटी है, उससे गरीब और मध्यम वर्ग की आय में बढ़ोतरी हुई है, जिसका फायदा सभी वर्गों को हुआ है। वहीं इसमें केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना, किसान सम्मान निधि और आवास योजनाओं ने भी सामाजिक आर्थिक अंतर को कुछ हद तक कम करने में अहम भूमिका निभाई है। अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर तबके में आते हैं, इसलिए निचले तबके के तुलनात्मक उत्थान में मुस्लिम परिवारों को ज्यादा लाभ हुआ है। देखते हैं अगली खबर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम की वापसी में देरी से चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। इसरो चीफ ने एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यह सिर्फ सुनीता विलियम या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री का मामला नहीं है। स्पेस स्टेशन में फंसना या अटक जाना कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी वहाँ 9 अंतरिक्ष यात्री हैं और वो सभी फंसे हुए नहीं हैं। एस सोमनाथ कहते हैं कि सभी अंतरिक्ष यात्री को किसी न किसी दिन वापस आना है। पूरा मामला बोइंग स्टारलाइनर नाम के नए क्रू मॉडल की टेस्टिंग, उनके स्पेस तक जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता से जुड़ा है। ग्राउंड लॉन्च प्रोवाइडर के पास उन्हें धरती पर लाने के लिए पर्याप्त क्षमता है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 17 दिन से अंतरिक्ष में फंस गई है। सुनीता 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर नाम के स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था।
बता दें कि सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और उनके साथ गए बुश विल्मोर इस मिशन के कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद 13 जून को वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। आइए देखते हैं अगली खबर। नीट यूजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव की आशंकाएं जताई जा रही है। अभी तक ये एग्जाम पेन पेपर मोड में ऑफलाइन तरीके से लिया जाता था। वहीं केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले जेईई मेंस एग्जाम की तर्ज पर नीट में बदलाव किया जा सकता है। नए पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट करने की रिपोर्ट पर फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन अर्थात एनएमसी लेगी। बता दें कि इससे पहले भी साल 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाले नीट एग्जाम को साल में 2019 से 2 बार ऑनलाइन मोड से कराया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑनलाइन टेस्ट की अनुमति नहीं दी थी। मंत्रालय ने कहा था कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने से दूर दराज और वंचित क्षेत्रों के बच्चों का नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नीट के हालिया मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में हम अपनी मांगे रखेंगे कि यह एनटीए क्या करती है। यह सभी एग्जाम किसी निजी कंपनियों से करवाती है और घोटाले बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश से हुए हैं। सभी जगह भाजपा की सरकार है। शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये मामूली बात है, लेकिन बाद में सीबीआई से जांच की बात करते हैं और उच्च स्तरीय कमेटी बनाते हैं। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। और अब आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज रविवार 30 जून को नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया है। इसके साथ ही जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख बन गए हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हो गए हैं। बता दें कि भारत सरकार ने 11 जून की रात उन्हें आर्मी चीफ बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। यहाँ जनरल द्विवेदी ने आर्मी चीफ के तौर पर जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। जनरल मनोज पांडे आज ही रिटायर हुए हैं। जनरल मनोज पांडे के लास्ट वर्किंग डे पर सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे 26 महीने तक आर्मी चीफ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रिटायर्ड जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे। हालांकि सरकार ने पिछले महीने उनके कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। 25 मई को उन्हें एक्सटेंशन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आमतौर पर सेना में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं। वहीं सरकार के द्वारा उनके एक्सटेंशन के इस कदम से अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जनरल द्विवेदी को सेना की टॉप पोस्ट के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सरकार के ऐलान के साथ ही इन सभी अटकलों पर विराम लग गया था। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।